केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। और आज हमने डिस्कस करने हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अल्कीन के। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ना नंबर 1 पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है ना उसका भी यही मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन की बात आएगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ना हम इधर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास जो अल्कीन है, हम एक अल्कीन लेते हैं और उसके अंदर हाफ मोल ऑक्सीजन का डालते हैं और कैटालिस्ट यहाँ यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को कहते हैं इपॉक्साइड। ठीक है, इपॉक्साइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ना एक ऑक्सीजन जो है वो दो कार्बन के साथ अटैच होता है एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम हाफ मोल ऑक्सीजन को किसी अल्कीन में ऐड करेंगे तो हमारे पास ना इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इथाइलीन है, इथाइलीन को यूज किया है ना तो हमारे पास इपॉक्साइड भी क्या बनेगा, इथाइलीन इपॉक्साइड। ठीक है, अगर हम जो है वो प्रोपीन को यूज करें, ठीक है, हाफ O2 और हमारे पास ना वही सेम कैटालिस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोपाइलीन इपॉक्साइड, क्योंकि हमने यहां प्रोपीन को यूज किया है, 1 प्रोपीन को। ठीक है, तो हम जिस भी अल्कीन को यूज करेंगे हमारे पास इपॉक्साइड उसी अल्कीन का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन है, या इसे हम इपॉक्साइड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन। तो सेकंड हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोजाइलेशन को हम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बेयर्स रीजेंट को यूज करते हैं रिएक्शन के लिए। और बेयर्स रीजेंट हमारे पास क्या होता है, बेयर्स रीजेंट होता है 1% अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन। हमने KMnO4 के अंदर क्या डाला होता है, 1% अल्कली डाली होती है। 1% अल्कली का क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे पास ना 100 ml का सॉल्यूशन होगा ना तो हमने उसके अंदर 1 ml अल्कली का ड्रॉप जो है वो डाला होगा KMnO4 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ना बेयर्स रीजेंट को हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, वो अनसेचुरेशन को टेस्ट करने का रिएक्शन है। अगर हमारे पास एक सैंपल हमें ला के दिया जाए लैब में कि हमने ना इसमें बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अनसेचुरेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमारे पास ना जब हम अब हमारे पास जो सैंपल आया उसके अंदर हम बेयर्स रीजेंट को डाल के देखेंगे। बेयर्स रीजेंट की वजह से ना जो सैंपल है उसका सबसे पहले जो है वो कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि KMnO4 का आपको पता है कि उसका कलर क्या होता है, डार्क पर्पल कलर होता है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन बनाओ तो वो पिंक हो जाता है।
तो हमारे पास ना जब KMnO4 जब डलेगा सैंपल के अंदर, अगर सैंपल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा जो सैंपल है वो पिंक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमारा सैंपल है ना उसके अंदर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है ना वो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब एक अल्कीन है और इसके अंदर हम KMnO4 को ऐड करेंगे, साथ हम वाटर को ऐड करेंगे। अब इस रिएक्शन को ना हम हाइड्रोजाइलेशन भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सीलेशन है ये। हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं, OH को कहते हैं। ठीक है, आपने फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा हाइड्रोक्सी हम OH के लिए यूज करते हैं और OH किस में प्रेजेंट है, वाटर में ऑब्वियसली। तो हमारे पास इधर हम वाटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम इधर अल्कली को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास भी OH होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इधर रिएक्शन आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ना विसिनल ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये विसिनल ग्लाइकोल क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था विसिनल का क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास ना अलग अलग कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोल है, इधर अल्कोहल लगी हुई है, तो ये विसिनल अल्कोहल है। ठीक है, यानी इसमें दो अल्कोहल्स जो है वो दो जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इधर बनेगा MnO2 और साथ बनेगा 2KOH। ठीक है, तो हमारे पास जब भी अब जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि पिंक से कलरलेस जो है वो कलर हो जाता है सॉल्यूशन का, पिंक जो होता है वो KMnO4 की वजह से होता है सॉल्यूशन का कलर। और कलरलेस क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इधर विसिनल ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब ये रिएक्शन होगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ना कोई रिएक्शन नहीं होगा, अगर हमारे पास ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपके पास ना हाइड्रोजाइलेशन का रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब रिएक्शन आ जाते हैं कंबशन और ओजोनोलाइसिस के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंबशन का रिएक्शन। कंबशन आपको पता है बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है कंबशन का। इसमें हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, और कभी कभी अगर कंबशन हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जब हम अल्कीन इधर लेंगे C2H4, साथ हम इसमें 3O2 जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2CO2 2H2O। ठीक है, ये वेपर की फॉर्म में होगा वाटर, और साथ हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि हमारे पास जब हीट साथ प्रोड्यूस होती है ना कंबशन में तो वाटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हीट की अमाउंट है वो इतनी ज्यादा होती है कि वाटर अगर लिक्विड में भी प्रोडक्ट में बने ना तो वो हीट की वजह से वेपर की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो कंबशन में हमारे पास ना CO2 प्रोड्यूस होती है, साथ हमारे पास वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस का क्या मीनिंग है, इसमें हमारे पास आ जाता है ओजोन ब्रेकेज। ओजोन का क्या मीनिंग होता है, यानी हमारा ओजोन जो O3 होता है, और लाइसिस का क्या मीनिंग होता है, ब्रेकेज। तो इस रिएक्शन में हम ओजोन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। किस तरह, अब हमारे पास इधर एक अल्कीन है और हमने उसके अंदर O3 यानी ओजोन को ऐड करना है, तो इस रिएक्शन से हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये हमारी वही अल्कीन, और इधर हमारे पास ना
अब एक ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है, अनस्टेबल, और इसे हम क्या कहते हैं, मोलोजोनोइड कहते हैं। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, ठीक है। फौरन ही इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये हमारे पास ओजोनॉइड प्रोड्यूस कर देता है। और ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ओजोनॉइड प्रोड्यूस हुआ है, और ये क्या है, स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास जो ओजोनॉइड प्रोड्यूस हुआ है ना, हम इसको फर्दर भी आगे ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह, हमारे पास जो ओजोनॉइड है, हम उसके अंदर अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, ठीक है, यानी उसमें वाटर ऐड करवा दें, तो हमारे पास ना एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ये एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गया, साथ हमारे पास बन गया H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होता है ना, ये भी हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को देख सकें कंपाउंड में। डबल बॉन्ड पोजीशन प्रिडिक्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास ना ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो लैब में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ना प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम ना जब भी अगर हमारे पास जो बेयर्स टेस्ट है, जो अभी हमने हाइड्रोजाइलेशन पढ़ा है, वो अगर हमारे पास कंफर्म हो जाता है ना कि हमारे पास ना जो बेयर्स टेस्ट है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, हमें पता चल गया है कि हमारा जो सैंपल है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हम ओजोनोलाइसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे है। और हमें पोजीशन किस तरह पता चलती है, हमारे पास ना जो डबल बॉन्ड है जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास ना अब ये अल्कीन जो है वो खुल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन इस तरह उसके अंदर अरेंज हो जाती है। तो इधर हमने क्या किया है, इधर हमने ओजोन को भी ब्रेक कर दिया है, ओजोन के हर ऑक्सीजन को हमने अलग अलग जो है वो अरेंज करवा दिया है ओजोनॉइड में। तो हमारे पास डबल बॉन्ड की प्रिडिक्शन जो है वो हो सकती है कि हम इधर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर रीअरेंज करवा रही है। तो ये हमारे पास ना ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे अल्कीन के। अब हम देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। लास्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास किस तरह का रिएक्शन होता है, अब हमने जब अल्कीन की पॉलीमराइजेशन करनी है ना, तो हमने ना दो कंडीशंस को जरूर फॉलो करना है। हमारे पास जो प्रेशर है वो 100 एटीएम होना चाहिए, और हमारा टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब हमारी जो अल्कीन है उसकी पॉलीमराइजेशन हो सकेगी। तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन जो है वो हम अल्कीन की करते हैं, ठीक है, एन, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितनी अल्कीन ली है और वो कितनी आगे जाके पॉलीमराइजेशन करेगी। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है, जब सेम मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में ही कनेक्ट हो जाएं, आपस में ही बॉन्ड बना लें। तो अगर हम अल्कीन की पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इथीन की, तो इसका क्या मतलब है, हम इथीन के ही मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि वहां कितना नंबर हो सकता है, हम एन जो है इधर इसलिए लिखा है कि एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। हम 2 अल्कीन्स को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, 8 को भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसलिए हमने इधर एन लिखा है। हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटीएम क्या होगा, प्रेशर। तो इधर हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा हमारी इथीन का,
ठीक है। अब हमने इधर क्या ली थी, इथाइलीन ली थी, ठीक है, इथीन को हम इथाइलीन भी कहते हैं ना, इथाइलीन ली थी और वो क्या बन गई, वो पॉलीइथाइलीन बन गई, यानी कि वो पॉलीमर बन गया, कि हम इथाइलीन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में ही कनेक्ट होके एक पॉलीमर फॉर्मेशन उन्होंने कर दी। तो हमारे पास जो ना पॉलीमर होते हैं, पॉलीमराइजेशन अगर हम इथीन की देखें तो हमारे पास ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलीमर है वो पॉलीइथीन है, ठीक है, यही पॉलीइथाइलीन भी इसे कहते हैं। पॉलीइथीन जो है वो ज्यादातर यूज होता है ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इनको बनाने के लिए, जो हमारे पास ना रैपर्स होते हैं, गिफ्ट रैपर्स, उनको बनाने में भी पॉलीइथीन जो है वो यूज होता है, ठीक है, बॉक्सेस जो हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी पॉलीइथीन यूज होता है। तो पॉलीइथीन के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास जो अल्कीन के सारे रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ना यूजेस, एक हमने मीथेन का यूज डिस्कस नहीं किया और एक हमने इथीन के भी आज हम यूजेस देख लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। तो नंबर 1 पे हमारे पास है मीथेन। मीथेन हमारे पास ना यूज होता है एज अ फ्यूल। वो तो आप सबको पता है कि हम घरों में जो है मीथेन गैस यूज करते हैं किचन के अंदर, फ्यूल के तौर पे मीथेन यूज होता है। उसके बाद प्रोडक्शन जो है मीथेन करता है मेथनॉल की, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की, और हमारे पास मिथाइल क्लोराइड की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रीजेंट्स हैं जो हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी जो जितने भी रीजेंट्स हैं ये मीथेन से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास यूरिया फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमारे पास मीथेन यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मीथेन के यूजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इथीन के यूजेस। इथीन, तो हमारे पास जो इथीन है वो सबसे पहले तो हम अभी मैंने बताया पॉलीइथीन बनाने में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये एनेस्थीसिया में भी यूज होती है, ये एनेस्थेटिक है, ठीक है, यानी अगर हमने एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को देना है तब भी हम इथीन को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत से रीजेंट्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास इथाइल हैलाइड आ जाता है और भी हमारे पास ना बहुत सारे रीजेंट्स आ जाते हैं जिनको बनाने में हम सबसे पहला जो रिएक्टेंट यूज करते हैं ना वो इथीन होता है। उसके बाद हमारे पास जो इथीन है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी यूज होता है फ्रूट्स की। अगर हमने फ्रूट्स जो है वो हमारे पास ना ग्रोथ नहीं उनकी हो रही और वो राइप नहीं हो रहे, यानी कि पक नहीं रहे हमारे फ्रूट्स, तो हम जो है हम अगर उनमें इथीन ऐड कर दें तो उनकी राइपनिंग का जो प्रोसेस है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी जो फ्रूट्स हैं वो जो है मौसम से पहले ही ना पक जाते हैं। तो हमारे पास हम जो मार्केट में फ्रूट्स आते हैं आपने देखा होगा कि आपके पास ना अब बेमौसमी फल भी आते हैं, ठीक है, यानी सीजन के अलावा भी आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो उनको कैसे, यानी हम क्या करते हैं उनके साथ कि हम उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग कर देते हैं कि वो अपने सीजन से पहले ही ना वो फ्रूट जो है वो क्या हो जाता है, राइप हो जाता है। तो ये हम इथीन की वजह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ना एक टर्म यूज होती है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस प्रोडक्शन में भी हमारे पास इथीन यूज होता है। मस्टर्ड गैस जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई थी, ठीक है, और इसका मस्टर्ड लाइकोडोर होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह का है, हम
इथीन का अगर हम रिएक्शन करवा दें S2Cl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो हमारे पास मस्टर्ड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारे पास ना मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है, और साथ हमारे पास सॉलिड में थोड़ा सा सल्फर भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारे पास ना मस्टर्ड गैस का रिएक्शन है कि मस्टर्ड गैस किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके पास ना यूजेस हो गए मीथेन के भी और इथीन के भी। जो है इनके फर्दर यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो इतने ही डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक भी करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।